अब हम बात करेंगे बच्चे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। इसको हम डाइएज़ोट्रॉफी भी बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देना, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये काम नहीं कर सकता। ये केवल कुछ हमारे प्रोकैरियोट ही हैं जो कि ये काम कर सकते हैं बच्चे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने वाला काम। और ऐसे जो प्रोकैरियोट होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइएज़ोट्रॉप। ठीक है। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों है, क्यों केवल कुछ सर्टेन प्रोकैरियोट ही ये काम कर सकते हैं जिनको हम डाइएज़ोट्रॉप बोलते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे इस काम को करने के लिए, अगर देखो ये देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो इस फॉर्म में है, N2 की फॉर्म में है, इसको अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये केवल और केवल किसके अंदर मिलता है आपको? केवल आपको एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स के अंदर ही मिलेगा। ये केवल प्रोकैरियोट के पास ही ये एंजाइम आपको मिलेगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। यानी अब समझ में आ गया सर कि केवल क्यों प्रोकैरियोट ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये केवल प्रोकैरियोट्स के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है। अब जब ये हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आती है बच्चे, तो यहां पर हम बैक्टीरिया की हेल्प से कर सकते हैं, मतलब यू बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में बैक्टीरिया वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो यहां पर हम भी उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो ये जो बैक्टीरिया जो होती है बच्चे, ये दो तरीके से इस काम को करती हैं। या तो ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग फॉर्म में ये काम करती है, मतलब फ्री लिविंग सॉइल में फ्रीली पड़ी रहेंगी और वहीं पर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करती रहेंगी सॉइल के अंदर। और ये कौन कौन सी ऐसी बैक्टीरिया हैं जो कि फ्री लिविंग फॉर्म में ये काम करती हैं? तो आप देखोगे ये आपका एजोटोबैक्टर, बेजरनिकिया, रोडोस्पाइरुलम, बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एंड रोडोस्यूडोमोनास। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये फ्री लिविंग फॉर्म में ही सॉइल के अंदर पड़ी पड़ी क्या करेंगी? सॉइल के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते रहेंगे। इसमें हमारा जो एजोटोबैक्टर, बेजरनिकिया और रोडोस्पाइरुलम है, ये हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। और ये जो हमारा एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया है बच्चे, ये एरोबिक बैक्टीरिया होती हैं। और हमारा जो रोडोस्पाइरुलम है ये हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया का जो एरोबिक और एनारोबिक नेचर है, ये सब मैं आपको जब बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा वहाँ मुनेरा, वहाँ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और वहीं पर हमें कुछ और देखने को मिलता है। क्या? कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं बच्चे जो कि आपका सिम्बायोटिक फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। सिम्बायोटिक का मतलब क्या सर? ये बच्चे ये प्लांट के साथ एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। और जो मोस्ट कॉमन सिम्बायोटिक फॉर्म देखने को मिलता है वो है आपका लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। ठीक है। मतलब ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट के साथ एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हमारे पास हैं जो बच्चे हमारे प्लांट के साथ एसोसिएशन करके सिम्बायोटिक फॉर्म में इस काम को कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के? तो वो हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारी एनसीईआरटी में एक राइजोबियम एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक फ्रैंकिया, ये दो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सिम्बायोटिक फॉर्म में। जब ये दोनों बैक्टीरिया राइजोबियम और फ्रैंकिया जब ये फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं तो ये हेट्रोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे, तब कुछ नहीं कर रहे हैं, सॉइल में पड़े रह रहे हैं और हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की तरह काम करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तभी करते हैं जब ये सिम्बायोटिक फॉर्म में होते हैं, जब ये प्लांट के साथ एसोसिएशन शो करते हैं, तभी जाकर जब प्लांट के साथ जाकर रूट नोड्यूल बनाएंगे तभी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और नॉर्मली जब सॉइल में पड़े हुए हैं तो क्या होते हैं? उस समय ये हेट्रोट्रोपिक के जैसे रहते हैं, पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर हम राइजोबियम की बात करें तो ये जो राइजोबियम है बच्चे, ये आपका ये रूट नोड्यूल तो बनाता है, लेकिन किसके साथ? इन लेग्यूमिनस प्लांट। ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर क्या करेगा? रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा और उसके थ्रू क्या कराएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। और हमें इसके बारे में पूरा इलाबोरेटिव फॉर्म में पढ़ना है बच्चे, एक एक स्टेप को यहां पर सीखना है कि किस तरीके से रूट नोड्यूल बनता है और किस तरीके से रूट नोड्यूल के बनने के बाद कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ये सब कुछ आपको यहां पर डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है पूरा। कौन कौन से लेगुमिनस प्लांट है जिनके साथ ये आपकी राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल बनाता है? तो वो है आपकी अल्फा अल्फा,
ये लेगुमिनस प्लांट। स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, तो इन सब प्लांट के साथ क्या करता है, ये सारे लेगुमिनस प्लांट है और इनके साथ ये रूट नोड्यूल बनाएगा, इनके रूट के साथ एसोसिएशन शो करेगा। और वहीं पर हमारी जो फ्रैंकिया होती है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ रूट नोड्यूल बनाता है, लेगुमिनस नहीं, नॉन लेगुमिनस प्लांट। अगर एग्जांपल देखें हम, वो कौन कौन से रूट हमारे नॉन लेगुमिनस प्लांट है, तो वो आपको दिखेगा रूट ऑफ एनलस, एनलस की रूट के साथ और कैजुराइना के रूट के साथ क्या करेगा, ये कैजुराइना और एनलस के रूट के साथ ये रूट नोड्यूल बनाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। यहां पर अगर हम बात करें तो इन दोनों बैक्टीरिया में से जिनके बारे में हमें पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ना है वो कौन है, राइजोबियम। ये राइजोबियम किस तरीके से रूट नोड्यूल बनाएंगे ये आपको पढ़ना है यहां पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चे कि जो रूट नोड्यूल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो नोड्यूल बनता कैसे है। तो ये जो रूट नोड्यूल का जो फॉर्मेशन है बच्चे, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसमें कई सारे सीक्वेंस आएंगे आपके। अब एक एक सीक्वेंस हमें देखना है कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर और कैसे वो नोड्यूल फाइनली बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये देखो सॉइल है, ये सॉइल पार्टिकल है, सॉइल के पार्टिकल के बीच बीच में क्या है, राइजोबियम पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो राइजोबियम है, पहले ये क्या करते हैं बच्चे, ये रूट हेयर के पास जाकर कोलोनाइज हो जाते हैं, वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये कैसे इकट्ठा हो गए, इन राइजोबियम को कैसे पता चला कि रूट हेयर कहाँ है, रूट कहाँ पर है, कैसे पता चला इनको। तो उसके लिए ये जो राइजोबियम होता है, इसके सरफेस पर एक प्रोटीन पाई जाती है, इसको रिकेट्सिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। एक रिकेट्सिन प्रोटीन इनके सरफेस पे पाई जाती है और ये जो रिकेट्सिन प्रोटीन है बच्चे, इस रिकेट्सिन प्रोटीन की वजह से ये राइजोबियम जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहां पर है रूट हेयर। अब ये रिकेट्सिन प्रोटीन कैसे हेल्प करेगा इसको, तो उसके लिए क्या होता है कि जो रूट है ये रूट भी कुछ केमिकल रिलीज करती हैं। होस्ट सेल है प्लांट की, जो होस्ट है ये प्लांट है, इसकी भी सेल कुछ केमिकल रिलीज करती है, कुछ शुगर, फ्लेवोनॉइड्स है ना, अमाइनो एसिड्स ये रिलीज करते हैं उन केमिकल को ये क्या करते हैं, इनकी जो रिकेट्सिन प्रोटीन वो आइडेंटिफाई करती है और आइडेंटिफाई करके वहां पर पहुंच जाती है। यानी में समझ में आ गया सर, इन राइजोबियम का रूट हेयर के पास पहुंचना ये एक तरीके का कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा। कैसा मूवमेंट होगा ये, एक तरीके का सर ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। अभी पूरा हम सीक्वेंस लिखेंगे, पहले आप समझ लो एक बार, फिर मैं आपको सीक्वेंस से पूरा लिखवा दूंगा क्या क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक तरीके का कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है और ये पहुंच गए यहाँ पर। अब पहुंचने के बाद क्या होता है ये देखिए, रूट हेयर के पास पहुंचने के बाद ये जो बैक्टीरिया है ये रूट हेयर के अंदर इन्वेड कर जाती है, एंटर कर जाती है। और इस बैक्टीरिया का अगर सक्सेसफुल इन्वेजन हो गया, ये इन्वेड कर गई, तो इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया का अंदर एंटर कर जाना, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन। हाँ सर, बैक्टीरिया के एंटर करने को इन्फेक्शन ही बोलना चाहिए, भी बात सही है, इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। और अगर ये सक्सेसफुल इन्फेक्शन हो गया, अगर ये बैक्टीरिया एंटर कर गई, तो ये जो रूट हेयर है ये कर्ल हो जाती है, ठीक है, कर्ल हो जाती है। इन्फेक्शन की वजह से रूट हेयर क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी। अब ये रूट हेयर कर्ल क्यों जो होती है, तो इसके कर्लिंग के पीछे एक मैकेनिज्म बताई गई। होता क्या है बच्चे कि जो बैक्टीरिया होती है इनके सरफेस पर एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड केमिकल होता है और उस केमिकल को कौन डिटेक्ट करता है, इस रूट हेयर जो है, रूट हेयर पर जो केमिकल होता है इसको बोलते हैं लैक्टिन्स। क्या बोलते हैं, लैक्टिन्स। और ये जो लैक्टिन्स होते हैं ये इस केमिकल को वो रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल पर है और उसकी वजह से ये उसकी तरफ कर्ल कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कर्लिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया क्या, ड्यू टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, जो कि किसके ऊपर है, बैक्टीरिया के ऊपर। उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, लैक्टिन प्रोटीन। लैक्टिन प्रोटीन किसकी है, वो प्लांट की है, उसकी वजह से ये कर्ल कर गई, ठीक है, बोल दिया कर्लिंग। और कर्लिंग हो गई तो मतलब ये एक साइन हो गया कि हाँ इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया एंटर कर चुकी है। अभी बैक्टीरिया एंटर करने के बाद क्या करती है, देखो कर्लिंग हो गई, एंटर कर गई, एंटर करने के बाद ये पूरा तुम्हारा इन्फेक्शन थ्रेड बनाती है, देख रहे हो इन्फेक्शन थ्रेड, पूरा धागा बन गया, थ्रेड लाइन बन गई पूरी। इस इन्फेक्शन थ्रेड की हेल्प से क्या होगा, ये एंटर करते करते प्लांट की एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स में आ जाते हैं, देख रहे हो कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में आने के बाद ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है रॉड शेप में, ठीक है। ये बैक्टीरिया यहाँ पर रॉड शेप में मॉडिफाई हो जाती है और रॉड शेप में मॉडिफाई होने के बाद ये क्या करती है, ये खुद कुछ केमिकल रिलीज करती है, ठीक है। ये साइटोकाइन रिलीज करते हैं, उधर प्लांट की सेल जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ये ऑक्सीजन साइटोकाइनिन की हेल्प से क्या होता है पता है सर, ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। ऑक्सीजन साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सब क्या होते हैं, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। उनकी हेल्प से क्या करेंगी, ये जो कॉर्टेक्स है और जो पेरीसाइकिल है,
कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल की सेल डिवाइड करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिल गए, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन मिल गया। और ये कब मिलेगा उनको? जब बैक्टीरिया अंदर आई, क्योंकि उसका जो एक कंपोनेंट है साइटोकाइनिन है वो बैक्टीरिया खुद रिलीज कर रही है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या होगा, अब ये बैक्टीरिया से जो केमिकल आया उनको यूज करके हमारी कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल की सेल जो होगी वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके क्या करेगी, वो कंप्लीट एक पूरा मैच्योर रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल की सेल ने डिवाइड करके क्या बना दिया, रूट नोड्यूल बना दिया, मैच्योर नोड्यूल बन गया। और ये जो मैच्योर नोड्यूल है यहीं पर क्या रखा हुआ है, यहीं पर आपकी रखी हुई है बैक्टीरिया। इसी रूट नोड्यूल में, मैच्योर नोड्यूल के अंदर आपकी बैक्टीरिया रखी हुई है, और ये बैक्टीरिया अब क्या करेगी, यहाँ से यहाँ पर बैठ के वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। ठीक है, और इस रूट नोड्यूल को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, तो रूट नोड्यूल क्या करता है, प्लांट की जो होस्ट सेल है, ठीक है, उससे एक वास्कुलर कनेक्शन डेवलप कर लेता है। डेवलप है वास्कुलर कनेक्शन, ये मैच्योर जो नोड्यूल बना है ये वास्कुलर कनेक्शन डेवलप कर लेगा, किसके साथ, प्लांट की सेल के साथ, और उससे क्या करेगा, अपना न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कराएगा। ठीक है, वहाँ से उनका न्यूट्रिशन लेगा, वो वहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है इसको, वहीं से एटीपी लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, सब कुछ वहीं से लेगा आप। और यहाँ पर यहाँ बैक्टीरिया पड़ी रहेगी, डिवाइड करती रहेगी, और अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन चलता रहेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो कैसे रहा है, लेकिन हमें एक बात समझ में आई कि रूट नोड्यूल कैसे बना, और इसके अंदर बैठकर बैक्टीरिया आराम से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है। तो इस पूरे सीक्वेंस को हम एक बार लिख लेते हैं। क्या किया हमने, देखो क्या देखा यहाँ पर बच्चे, पहले हमने देखा कि जो राइजोबियम है वो क्या हुआ, वो अटैच हो गया, किसके साथ अटैच हो गया, टू द एपिडर्मल रूट हेयर के साथ। एपिडर्मल रूट हेयर सेल के साथ क्या हो गया, अगर अटैच हो गया, और ये अटैच, इसका जो अटैचमेंट है एपिडर्मिस के पास आने वाला जो मूवमेंट है कैसा है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। हाँ सर बताया था, और कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स क्यों होती है, ड्यू टू द रिकेट्सिन प्रोटीन। ये देखो रिकेट्सिन प्रोटीन किसकी है, ये बैक्टीरिया के सरफेस पर है। ठीक है, और ये क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी होस्ट रूट को, और होस्ट रूट क्या कर रही है, देखो वो भी कुछ सिक्रेट कर रही है, शुगर, एमाइनो एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, तो इनको भी ये सब हमारी रूट सिक्रेट कर रही है। और वो आकर अटैच करने के बाद क्या करेगी, बैक्टीरिया इन्वेड कर जाएगी, एंटर कर जाएगी, और बैक्टीरिया की इन्वेजन को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, कर्लिंग हो जाएगी रूट हेयर की, और कर्लिंग के लिए क्या मैकेनिज्म बताई गई, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड ऑफ बैक्टीरिया। उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्टेड बाय लैक्टिन्स। लैक्टिन किसका है, ये हमारे प्लांट का है, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, और उसकी वजह से कर्लिंग होगी। और कर्लिंग बाद क्या होगा, तुम्हारा बैक्टीरिया अंदर जाना शुरू कर देंगी, तो एक इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, देखा था हमने डायग्राम में। ये डायग्राम बच्चे हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, वहीं से उठाया गया है, बस इसको अलग से लेबल कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ये इन्फेक्शन थ्रेड है, ये कैरी करेगा बैक्टीरिया को टू द कॉर्टेक्स। बैक्टीरिया पहुंच गई कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स में जाने के बाद वहाँ बैक्टीरिया क्या हो जाएगी बताओ, रॉड शेप की हो जाएगी बैक्टीरिया। हियर बैक्टीरिया मोडिफाइड इन रॉड शेप, और इस रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलोगे आप, बैक्टीरियोइड बोलोगे, है ना, बैक्टीरियोइड। अब वहाँ पर क्या होगा बच्चे, बैक्टीरिया की जाने की वजह से क्या होगा, डिवीजन शुरू हो जाएगी, किसमें, कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकिल डिवाइड करना शुरू कर जाएंगे। इनको डिवीजन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन चाहिए था। साइटोकाइनिन बैक्टीरिया ने दे दिया, और ऑक्सीजन प्लांट की होस्ट सेल ने दे दिया, और इसको कंज्यूम करके अब ये डिवाइड करेगा, क्या बना देगा, मैच्योर रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब वहां पे रूट नोड्यूल के अंदर क्या होगा बच्चे, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाएगा, मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक, और इस कन्वर्जन के लिए एंजाइम चाहिए होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है बच्चे, ये एक मोलिबेडनम और आयरन की बनी हुई प्रोटीन है। एंजाइम सारे प्रोटीन ही होते हैं मोस्टली, तो ये किसका बना हुआ है, मोलिबेडनम और आयरन की बनी हुई एंजाइम है। ठीक, और इसको एक्टिवेट करने वाला भी कौन है हमारा, मोलिबेडनम और आयरन इसको एक्टिवेट करते हैं। और मेनली कौन, मेनली मोलिबेडनम, वो पीछे लिखा भी हम लोगों ने इसमें, पहले हमने पढ़ा है कि मोलिबेडनम इज एन एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम, पढ़ा है हमने वहाँ पर। ठीक है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम की अगर बात करें बच्चे, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जहाँ पर ये काम करेगा वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को काम करना है, जहाँ पर इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना है, अमोनिया बनाना है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्यों, ये ऑक्सीजन जो है इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देती है। ठीक है, लेकिन हमें तो पता है कि प्लांट की कॉर्टेक्स है, वहाँ पर तो ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्लांट की नॉर्मल सेल को तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो एक बात हमें समझ में आ गई कि ये जो है ये हाईली सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यानी सर ये जहाँ काम कर रहा है वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन बनानी पड़ेगी।
ठीक है, वहाँ पर एक एनारोबिक कंडीशन, वहाँ का ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया गया है बच्चे, जहाँ पर ये रूट नोड्यूल बनती है, जब ये बैक्टीरिया अंदर जाती है तो ये बैक्टीरिया अंदर जाकर क्या करती है, प्लांट की सेल के साथ कोलैबोरेट करके मिलकर एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। ये देखिए, ये लेग हीमोग्लोबिन एक बना दिया गया है यहाँ पर। ये किसने बनाया लेग हीमोग्लोबिन? ये बैक्टीरिया ने और प्लांट की सेल ने मिलकर बनाया है। जब बैक्टीरिया अंदर गई है तब बना है ये लेग हीमोग्लोबिन। और ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चे, ये वहाँ की ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। तो ये एक तरह का ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है सर, ठीक है, वहाँ की ऑक्सीजन को खाने का काम करेगा, हटा देगा, वहाँ की ऑक्सीजन रिमूव कर देगा ये पूरी तरीके से, ताकि ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये अच्छे से काम कर सके, इसको एनारोबिक कंडीशन मिल सके। तो इस अगर हम बात करें लेग हीमोग्लोबिन को किसने बनाया, तो अभी बताया मैंने आपको, दोनों बैक्टीरिया और प्लांट ने मिलकर बनाया। तो बैक्टीरिया क्या बनाती है, इसका हीम पार्ट बनाती है, ठीक है, इसका हीम पार्ट जो है लेग हीमोग्लोबिन का वो बैक्टीरिया बनाएगी, और इसका जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्लांट बनाएगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान और क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पर, तो यहाँ देखिए मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है बच्चे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का फाइनल इक्वेशन लिखा हुआ है कि ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन को N2 को कन्वर्ट कर दिया हमने अमोनिया में, ठीक है, हमारी NCERT का इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन के फिक्सेशन से 2 अमोनिया बन रही है। देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन रही है। और एक नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16 ATP चाहिए सर, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या आता है कि एक नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए कितना ATP चाहिए, तो 16 ATP चाहिए। और अगर यही आपसे पूछ दिया जाए कि एक अमोनिया बनाने के लिए कितना ATP चाहिए, तो सर 8 ATP चाहिए, 8 ATP। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 16 ATP का यूज होकर तो 2 अमोनिया बन रही है यहाँ पर। तो अगर पूछ दिया जाए कि एक अमोनिया बनाने के लिए कितना ATP चाहिए, तो कह देना कि 8 ATP चाहिए, ठीक है। और एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कितना चाहिए, तो 16 ATP चाहिए। और इस तरीके से देखो हमने क्या किया, इस इक्वेशन के थ्रू दिख रहा है आपको कि नाइट्रोजन से हमने अमोनिया बना लिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और क्वेश्चन जो आता है मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि ये ATP कहाँ से मिलेगी, इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो 16 ATP का खर्चा है ये कहाँ से आएगा, तो कह देना फ्रॉम होस्ट सेल, होस्ट की सेल से, मतलब इसको प्लांट देगा ये, ठीक है। प्लांट जो रेस्पायरेशन कर रहा है, प्लांट अपने लिए जो रेस्पायरेशन करके ATP बना रहा है, वहीं से ATP उठाई जाएगी 16 ATP, ठीक है। इसीलिए तो वास्कुलर कनेक्शन बनाया था, न्यूट्रिएंट ATP सब वहीं से मिलेगा उसको, ठीक है। तो फ्रॉम द होस्ट सेल से ATP ली जाएगी और ये अमोनिया बनाया जाएगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है। अब हमें देखना है सर कि प्लांट के अंदर ये जो अमोनिया बना है इसका क्या काम है, इसको हम देखते हैं अमोनिया का क्या काम है यहाँ पर। अब हम देखेंगे सर जो हमने अमोनिया बनाया है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, उसका क्या होने वाला है। तो वो जो अमोनिया सेल के अंदर पड़ी है बच्चे, वहां सेल का जो पीएच होता है, जो फिजियोलॉजिकल पीएच है, उस पर क्या होती है, वो अमोनिया अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है। और कुछ हमारे जो प्लांट है वो अमोनियम आयन को भी असिमिलेट कर लेते हैं, रखते हैं, यूज करते हैं। लेकिन ये जो ओवरऑल अगर देखा जाए कि अमोनियम आयन बच्चे बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है ये प्लांट के लिए, तो इसको लंबे समय तक प्लांट के अंदर रखा नहीं जा सकता। तो फिर इस अमोनियम आयन का प्लांट क्या करता है, इस अमोनियम आयन का यूज करके प्लांट क्या करेगा, हमारी अमाइनो एसिड बनाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे बनाया जाता है इस अमोनियम आयन से अमाइनो एसिड। अभी देखो मैंने आपको जब बताया था, अभी जो अमोनिफिकेशन पढ़ रहे थे, नाइट्रिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने बताया था कि नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट जो था NO3- उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो लीफ में जाकर उस नाइट्रेट का क्या होता है, उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया था, याद कीजिए। और उस अमोनियम आयन में कन्वर्ट करने के बाद उसका क्या होने वाला है, उस अमोनियम आयन का भी वही होगा जो अब हम देखेंगे यहाँ पर, जो कि इस अमोनियम आयन का होने वाला है। क्या करते हैं इस अमोनियम आयन से बच्चे, तो इस अमोनियम आयन से बनाते हैं क्या चीज, अमाइनो एसिड। कैसे बनाएंगे वो देखो। तो इस अमोनियम आयन को अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ बाइंड कर दिया जाता है। किसके साथ, अल्फा कीटोग्लूटारिक। ये कहां से आएगी, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कहां से आएगी, तो याद है सर हमें आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ाया था, और क्रेब्स साइकिल में आपने बताया था कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब जरूरत पड़ती है सेल को अमाइनो एसिड बनाने की, तो उस क्रेब्स साइकिल का जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है वहीं से रिमूव कर लिया जाता है, वहीं से निकाल लिया जाता है। और निकाल कर कहां लेकर चले आए हम, यहां पर अमाइनो एसिड बनाने के लिए। तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमारी क्रेब्स साइकिल वाली है, वहां से निकाल लिया उसको, ठीक है। और निकालने के बाद क्या करेंगे, उस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ क्या करेंगे, अमोनियम आयन बाइंड करा देंगे। और इसके साथ और क्या बाइंड किया हमने, इसको रिड्यूस, ये हमारा एक तरह का रिडक्टिव प्रोसेस होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, NADPH,
पता है सर, बहुत बार यूज किया, पूरा फोटोसिंथेसिस में इन्हीं ने काम किया था, NADPH ने। तो इस NADPH को यूज करेंगे यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और ये क्या करेगा, इस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को अमोनियम आयन से बाइंड करवा के ग्लूटामिक एसिड बनवाएगा, ग्लूटामेट बन गया, देखिए। और ये जो ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर बनी है बच्चे, ग्लूटामेट है, जो ग्लूटामिक एसिड यहाँ बनी है, ये सबसे पहली अमाइनो एसिड है जो कि प्लांट बनाते हैं, यानी सबसे पहली अमाइनो एसिड कौन सी बनाई जाती है, ग्लूटामिक एसिड। और किस प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस का नाम है सर रिडक्टिव एमाइनेशन। रिडक्टिव एमाइनेशन कराकर क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं। और ग्लूटामिक एसिड बनाने के बाद क्या किया जाता है, प्लांट को इसके बाद जो भी अमाइनो एसिड चाहिए, हमें 20 तरह की अमाइनो एसिड पता है, उन 20 में से जो अमाइनो एसिड चाहिए होती है वो इसी ग्लूटामिक एसिड से बनाई जाती है इसके बाद। और कैसे बनाई जाती है, तो उसका जो प्रोसेस है, इस ग्लूटामिक एसिड से बाकी सारी अमाइनो एसिड बनाने का जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस एमाइनेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांस एमाइनेशन। सर क्या होगा इस ट्रांस एमाइनेशन में कि इतनी सारी अमाइनो एसिड बन जाएंगी, सारी की सारी बन जाएंगी। देखो क्या करते हैं बच्चे, तो ये देखिए, ये हमारी अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड पता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमोनिया ग्रुप होता है, और एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच रहता है, एक जो हमारा कार्बन है। 4 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई। अब क्या किया जाता है, एक अमाइनो एसिड लिया जो कि हमारी कौन सी है, ग्लूटामिक एसिड है, यही हमारी ग्लूटामिक एसिड वाला है, ये ग्लूटामिक एसिड लिया हमने। और इसके साथ किसको लिया, दूसरा हमने एक ये कीटो एसिड, देखो ये कीटो ग्रुप, और कीटो ग्रुप के साथ एसिडिक, तो कीटो एसिड इसी को तो बोलते हैं, इसमें कीटो ग्रुप भी और एसिडिक नेचर का हो, कार्बोक्सिल ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। तो इस कीटो एसिड को लिया हमने, और इस कीटो एसिड के साथ अब क्या करने वाले बच्चे, देखो ये कीटो एसिड आप कोई भी ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा ये आर ग्रुप कौन सा, ये आर ग्रुप कितना भी लंबा हो सकता है। अब आपको जो भी अमाइनो एसिड बनानी है उस हिसाब से आप आर ग्रुप उठा लाओ, ये हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप उठा लाओ, उस हिसाब से जो बनानी है अमाइनो एसिड उसको। और क्या करो कि इस कार्बोक्सिल, ये जो कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप के जगह ये जो कीटो ग्रुप है इस कीटो एसिड का, इस कीटो ग्रुप की जगह क्या करते हैं, इस कीटो ग्रुप को हटा के इस जगह पर हम क्या करते हैं, यहां का अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये देखो, इस अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है किस पे ट्रांसफर कर दिया, कीटो एसिड के कीटो ग्रुप पर, ही तो कीटो ग्रुप है कीटोन का, इस पे ट्रांसफर कर दिया। और इस ट्रांसफर से अब क्या होगा, देखो ये देखिए क्या हुआ, जस्ट चेंज हो गया सर, ये देखिए आप, ये R2 और ये कार्बन, और इसके साथ आ गया ये अमाइनो ग्रुप, और ये रही तुम्हारी कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये भी क्या हो गया, ये हमारा एक अमाइनो एसिड बन गया। और ये कौन सा अमाइनो एसिड होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा आपने यहां पर हाइड्रोकार्बन ग्रुप लिया था। जो भी आप ग्रुप लोगे कार्बन का, उसी हिसाब से आप अमाइनो एसिड बना लोगे। और इस तरीके से हमारी सेल क्या करती है, अलग अलग अमाइनो एसिड बनाने शुरू कर देती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बच्चे ट्रांस एमाइनेशन। और यहां पर जो एंजाइम यूज किया है उसका नाम है ट्रांस एमाइनेज एंजाइम। और इसकी हेल्प से आपने क्या किया, एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो कीटो एसिड के कीटो ग्रुप पे ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से अब ये कीटो एसिड अब कीटो एसिड नहीं रही बल्कि ये अमाइनो एसिड बन गई है। देखिए, ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे एक बार। यहां पे क्या किया हमने, ट्रांसफर ऑफ अ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड। देखा सर, हाँ, कीटो ग्रुप जो है इस पे ट्रांसफर कर दिया कीटो एसिड के। अब जब इन अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने की बारी आती है बच्चे, तो प्लांट जो है इस अमाइनो एसिड को मोस्टली अमाइड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों किया, तो अगर आप स्ट्रक्चर देखो बच्चे अमाइनो एसिड का, तो अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, और एक यहाँ पर आर ग्रुप होता है। ये तो आपका अमाइनो एसिड है। और एमाइड का मतलब आपको पता है, एमाइड में क्या होता है, COH नहीं होता बल्कि CONH2 होता है। मतलब अगर आपने अमाइनो एसिड को एमाइड में कन्वर्ट कर दिया तो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बताओ। ठीक, और यही रीजन है क्यों हमारे प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को एमाइड की फॉर्म में मोस्टली कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एमाइड के अंदर नाइट्रोजन बाई कार्बन जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे क्योंकि नाइट्रोजन बाई कार्बन रेशियो ज़्यादा है। देख रहे हो आप, क्यों नाइट्रोजन बढ़ गया ना इसमें, तो नाइट्रोजन बाई कार्बन का रेशियो ही बढ़ जाएगा। पहले कहाँ एक नाइट्रोजन, अब 2 नाइट्रोजन, तो बढ़ गया रेशियो। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एमाइड हैं जो मिलेंगे प्लांट के अंदर, वो है एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। और ये किससे बनाए जाते हैं, तो सर एस्पार्टिक एसिड से बनाएगा। एस्पार्जिन है तो एस्पार्टिक एसिड से, इस अमाइनो एसिड से। ग्लूटामिन किससे, ग्लूटामिक एसिड से, ग्लूटामिक एसिड से। ठीक है, और इसी तरह का अगर हम देखें सोयाबीन के अंदर, देखें हमारे एनसीईआरटी एग्जांपल है बच्चे, सोयाबीन अपना जो फिक्स्ड नाइट्रोजन होता है उसको किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, यूरिड्स की फॉर्म में। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार
क्यों यूनिट्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, तो क्या रीजन दोगे इसका? क्योंकि सर इसमें भी क्या बोलोगे, नाइट्रोजन बाई कार्बन जो रेशियो है वो इसका क्या होता है, हाई होता है, इसीलिए उसको यूनिट्स की फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है।